साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरी दिल्ली में इस वक्त संग्राम मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक बस एक ही नाम है और वो है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोहराम सा मच गया है। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलवाने की गारंटी कांग्रेस ने ली है। जी हाँ, राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए अपने वकीलों की फौज को उतार दिया है और ईडी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी लीगल टीम को ठेका दे दिया है। राहुल गांधी ने हर हाल में 2 दिन में केजरीवाल को बाहर निकलवाने की गारंटी ले ली है। तो क्या करने जा रहे हैं राहुल गांधी? क्या कांग्रेस चुनावों के लिए केजरीवाल की मदद कर रही है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सामने तो ये भी आया है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी संपर्क किया है और केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी किसी भी वक्त जा सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। ANI सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी आगे की कानूनी सहायता की पेशकश करने के लिए केजरीवाल या उनके परिवार से पर्सनली भी मिल सकते हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है और दावा किया है कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। खुद राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट X पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनावों में जनता बीजेपी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी लीगल टीम को केजरीवाल केस में लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी ईडी के पचड़े में कई बार फंस चुकी है और ईडी के जाल से कैसे बाहर आना है ये कांग्रेस की लीगल टीम बेहद अच्छी तरह जानती है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी लीगल टीम को निर्देश दिया है कि केजरीवाल को अगले 2 दिन के अंदर अंदर जेल से बाहर निकलवाया जाए। वैसे आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और यहां अपने कार्यालय ले आई। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है, जो कि काफी आश्चर्यजनक भी है। अब आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में चारों तरफ विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है? क्या चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जानबूझकर केजरीवाल को अरेस्ट करवाया है या फिर शराब नीति में वाकई में केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? और क्या राहुल गांधी वाकई में 2 दिन में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलवाने का दम रखते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज यानी कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हम कोई प्रचार तक नहीं कर सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों का समर्थन तक नहीं कर सकते, हमारे लोग हवाई जहाज का टिकट तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए टिकट तक नहीं खरीद सकते। राहुल गांधी ने कहा कि और ये सब खेल चुनाव से 2 महीने पहले किया गया। राहुल ने कहा कि भारत के 20% लोग हमारे लिए वोट करते हैं और फिलहाल हमारी स्थिति ऐसी है कि
कि हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपए का भुगतान तक नहीं कर सकते। यह चुनाव में हमें पंगु बनाने के लिए रचा गया है। ऐसा कहते हुए राहुल गांधी की आंखों से आंसू तक निकल पड़े और रूंधे गले से राहुल ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। मगर अफसोस इस बात का है कि भारतीय मीडिया हमारे पक्ष को जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहता। भारत की जनता को बस जुमलेबाजी कर गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, मगर मोदी और शाह ने मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश की है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। सोनिया ने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है और इसी चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को भारी लाभ हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए उनके बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया गया है। सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बोल भी नहीं पाई और उनकी आंखों में बेबसी साफ देखी गई। सोनिया गांधी भी बार बार हैंकी से आंसू साफ करते हुए नजर आई। इस दौरान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस का ड्रामा करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस को हार दिख रही है और अपनी हार का ठीकरा वो हम पर फोड़ रहे हैं। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने सीनियर नेताओं के साथ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों में नहीं की है और इस तरह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोना धोना कर साफ कर दिया कि वाकई में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस हार के डर से ऐसा कर रही है या फिर वाकई में कांग्रेस के पास 2 रुपए का भुगतान करने के पैसे नहीं है? कांग्रेस के साथ सही हो रहा है या गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ ही बड़ा खेल कर दिया गया है और ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि उनके साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले ने किया है। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग की और सीटों के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ना तो मीटिंग में शरद पवार को बुलाया और न ही शरद पवार के लिए सीट छोड़ी। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने 48 में से 23 सीटों पर दावा किया है, वहीं नाना पटोले ने कांग्रेस के लिए 19 से 20 सीटों पर दावा किया है। अब बची है 5 या 6 सीट, जिसमें से अभी प्रकाश अंबेडकर को भी सीट देनी है और प्रकाश अंबेडकर को 5 सीट भी अगर दी जाती है तो शरद पवार के लिए एक भी सीट मुश्किल से बचती दिख रही है। दरअसल खबर आ रही है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसमें नाना पटोले भी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे थे और इस मीटिंग के बाद नाना पटोले ने मुंबई पहुंचकर अचानक मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि 21 मार्च को कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में हम किसे कहां उतार रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका ऑफिशियल ऐलान 21 मार्च को कर दिया जाएगा। अब अगर नाना पटोले ने 21 मार्च को उम्मीदवारों के ऐलान की बात कही है तो इसका मतलब साफ है कि एमवीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग चुकी है। इसीलिए सूत्रों की माने तो दिल्ली से लौटने के बाद नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से गुप्त तरीके से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने तय किया है कि उद्धव ठाकरे को 23 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा और कांग्रेस 19 या 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही नेताओं ने इस मीटिंग में यह भी तय किया कि 21 मार्च को वो अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर देंगे, जिससे सारा तमाशा और विवाद खत्म हो जाएगा। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने इस मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर को बुलाया था, मगर प्रकाश अंबेडकर नहीं पहुंच पाए और मीटिंग में हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में शरद पवार को या फिर उनकी पार्टी से किसी को भी नहीं बुलाया गया और इसीलिए माना जा रहा है कि यूबीटी और कांग्रेस के बाद जो सीटें बचेगी वो प्रकाश अंबेडकर को दे दी जाएगी और शरद पवार के हिस्से में एक भी सीट बचती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में शरद पवार के पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि वो गठबंधन से अलग होकर खुद के दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरे या फिर एनडीए से हाथ मिलाकर 4 या 5 सीट की मांग करे, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि एमवीए में यूबीटी और कांग्रेस ने शरद पवार को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। शरद पवार को एक भी सीट नहीं दिए जाने का मतलब साफ है कि शरद पवार को एमवीए से अलग किया जाना। तो ऐसे में अभी तो शरद पवार के पास वक्त है, वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और खुद ही एमवीए को लात मारकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं या फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे ने किया है, जिससे शून्य का ठप्पा तो कम से कम शरद पवार पर नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, इस उम्र में शरद पवार के साथ नाइंसाफी की जा रही है? अजित पवार के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी शरद पवार को ठेंगा दिखा रही है। इस स्थिति में शरद पवार को क्या फैसला करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।